प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने अपने 13वें पाठ धूप, जो कि एक कविता है और इसके कवि श्री रमेश मिलन जी, इसको हमने इसकी व्याख्या आपको करवाई थी। अब आज हम इसका एक बार या दो बार हम इसका कविता पाठ करें। तो कविता पाठ कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, सीख लेते हैं। कविता आपको याद भी करनी है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी उपयोगी है। एएसएल में भी आएगा और सेकंड यूनिट टेस्ट में भी ये आएगा, और हम कहेंगे ये तो एनुअल में भी आएगा। तो इसके कविता पूरी करो वाले भी प्रश्न आते हैं। कविता आपको याद करनी है, तो कविता पाठ कैसे करना है। कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, जो कि सही नहीं है। तो हम शुरू करते हैं अपना कविता पाठ। धूप। सुबह सवेरे सोन परी सी घर की छत पर आती धूप, अपनी झोली से किरणों के मोती खूब लुटाती धूप। गांव गांव और गली गली में, फूल फूल और कली कली में, ओढ़ चुनरिया रंग बिरंगी, मंद मंद मुस्काती धूप। झाड़ी झुरमुट नदी रेत में, खड़ी फसल खलिहान खेत में, बाग बगीचे ताल तलैया, दूर दूर तक जाती धूप। घिरे मस्त बाजल कजरारे, नभ में फिरते पांव पसारे, लुका छिपी का खेल खेलती, बादल में छुप जाती धूप। पूरब से पश्चिम तक जाते, कोमल पग उसके थक जाते, अलसाई पलकों से आखिर संध्या को सो जाती धूप। बच्चों, कवि हैं रमेश मिलन जी, तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम इसका सारांश आपको बता देते हैं। कल हमने व्याख्या की थी, आज इसका सारांश आपको बता देते हैं। तो ये जो कविता है धूप के बारे में कहा गया। धूप जो है सर्दियों में तो खासकर सबको ही पसंद है, सबको अच्छी लगती है। लोग इससे मिलने या छत पे चले जाते हैं, और धूप भी बिना भेदभाव के वो हर जगह पहुंच जाती है। चाहे वो छोटी सी झोपड़ी हो या किसी का बड़ा मकान हो, उसमें भेदभाव नहीं करती है। तो कवि के अनुसार तो इस धूप के बारे में बताता है। सुबह सवेरे सोन परी सी घर की छत पर आती धूप, अपनी झोली से किरणों के मोती खूब लुटाती धूप। तो सुबह जो धूप निकलती है वो सुनहरी होती है। उसका रंग कैसा होता है, जैसे सोन परी आई। और सोन परी क्या करता है, सबका ख्याल रखती है। तो सुबह की जो धूप होती है वो सुनहरी रंग की होती है, और लोगों के छत पे सबसे पहले आ जाती है। और ख़ासकर सर्दियों की जो धूप होती है वो तो इतनी अच्छी लगती है, जैसे कि वह उसकी तुलना मोती से की गई है। जैसे मोती कीमती होती है, और इसी तरह जो सुबह की धूप होती है सर्दियों की, वे भी काफ़ी, हम कहेंगे, अमूल्य होती है। लोग उसको लेने के लिए, पाने के लिए अपने घर के छतों पर चढ़ जाते हैं। गांव गांव और गली गली में, फूल फूल और कली कली में, ओढ़ चुनरिया रंग बिरंगी, मंद मंद मुस्काती धूप। तो जो धूप है, जैसे जैसे सूरज निकलता है, धूप भी बढ़ती जाती है। फिर तो गांव गांव तक पहुंच जाती है, हर गली में भी पहुंच जाती है। और फूल क्या कली, और सबको ढक लेती है, जैसे कि कोई बड़े से चुनरिया से सबको ढक रहा है। और ये धूप सबको अच्छी लगती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे धूप भी खुश है और वो मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसने कोई भेदभाव नहीं किया। हर गांव, हर कली, हर बाग, हर बगीचे, सबको अपनी चुनरिया से, चुनरिया मतलब जो दुपट्टा जैसे होता है, उसी तरह उसने सबको ढक रखा है बिना भेदभाव के। और उनकी चुनरिया में सारे फूल भी आ जाएंगे, पत्ते भी आ जाएंगे। इसीलिए जो है
वो पूरे जहाँ तक ये जाती है वहाँ का जितना भी हम कहेंगे जो दृश्य है रंग बिरंगा हो जाता है, क्योंकि फूल खिल जाते हैं और दृश्य काफ़ी सुंदर हो जाता है और धूप लगता है कि मुस्कुरा रही है। अब आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, झाड़ी झुरमुट रेत नदी में, खड़ी फसल खलिहान खेत में, बाग बगीचे ताल तलैया दूर दूर तक जाती धूप। जो धूप के बारे में बताया कि उसका विस्तार जो है वो बहुत बड़ा है, वो हर झाड़ी झुरमुट में पहुंच जाती है। नदी की रेत में दिखेगी आपको धूप, जो फसल खेतों में खड़ी है उसमें भी दिखेगा, जो फसल काट के खलिहानों में रखी जाती है उस पर भी धूप आपको दिखेगी। हर बाग बगीचे, यहाँ तक कि जो तालाब होते हैं, ताल तलैया, जो छोटे तालाब होते हैं, बड़े तालाब होते हैं, वहाँ तक धूप जाती है। उसकी पहुँच लगभग हर जगह है, हर कोने में धूप दिन निकलते ही पहुँच जाती है। तो ये धूप के बारे में बताया कि उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक पहुँच है उसकी। फिर आगे चलते हैं। घिरे मस्त बादल कजरारे, नभ में फिरते पाँव पसारे, लुका छिपी का खेल खेलती, बादल में छुप जाती धूप। तो कभी कभी खासकर वर्षा ऋतु में आपको ये देखने को ज़्यादा मिलता है, जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो क्या हो जाता है। एक कब होता है, खासकर जब वर्षा ऋतु होती है, बादल पूरे आसमान में नभ में बेफिक्र होकर के जब अपने पैर पसार देते, मतलब पूरा आसमान ढक लेते हैं, तब धूप को क्या करती है, तब धूप लुका छिपी का खेल खेलती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि वर्षा ऋतु में जब बादल से आसमान ढक जाता है और कहीं से जरा सी जगह मिलती है, धूप तुरंत वहाँ से नीचे आ जाती है और फिर वो सांझ जैसे ही बंद होता है, धूप दिखनी बंद हो जाती है, तब कहीं दूसरी जगह से आसमान में बादल हटते हैं तो वहाँ से धूप आ जाती है। तो लगता है कि जैसे कोई बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, ठीक वैसा ही अनुभव होता है। और ये जो बादलों से निकलना, फिर बादलों में छुप जाना, यही तो होता है लुका छिपी का खेल। पूरब से पश्चिम तक जाते, कोमल पल उसके थक जाते, अलसाई पलकों से आखिर संध्या को सो जाती धूप। तो इसका सफ़र क्या होता है धूप का, सुबह पूरब से शुरू होता है और पश्चिम तक चलता जाता है। और अगर देखा भी जाए तो ये सफ़र बहुत लंबा है और इसके कारण से ही उसके जो पैर हैं धूप के, धूप बच्चों स्लिंग कहा जाता है, उसके पैर थक जाते हैं, उसकी जो पलकें हैं अलसा जाती हैं। थकान के कारण अब उनकी पलकें भी अब धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और संध्या होने पर धूप खत्म हो जाती है, मतलब चली जाती है। तो इसका अर्थ है सो जाना, मतलब अब धूप दिखनी संध्या होने पे शाम हो जाती है। तब धूप अलसा जाने के कारण, थक जाने के कारण वह सो जाती है। तो ये था हमारे धूप के बारे में इस कविता का सार। और आज हम करेंगे शब्दार्थ। इसमें कोई भी मुहावरा नहीं आया बच्चों, सारे शब्दार्थ हैं। पाँव पसारे का अर्थ होता है पाँव फैलाए, तो आज लिखेंगे हम शब्दार्थ। हमारा शब्दार्थ रहेगा पहला है पाँव पसारे, ये है, इसका अर्थ होता है पाँव फैलाए। कविता में जो बादलों के बारे में बताया कि जो बादल हैं वो वर्षा ऋतु में वो पूरे आसमान में छा जाते हैं, जैसे कि वे उन्हीं का घर हो। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने पूरे पैर पसार दिए हैं, फैला दिए हैं। बादलों के बारे में कहा जाता है
तो पाँव पसारे का अर्थ होता है पाँव फैला देना। जब बादल पूरे आसमान को ढक देता है तभी कवि ने कहा है कि लगता है कि उन्होंने बादलों ने अपने पैर पसार दिए हैं या पैर फैला दिए हैं, क्योंकि पूरा आसमान ढक जाता है। पग का अर्थ होता है पैर। ये बहुत एक नया ही शब्द है। पग का अर्थ होता है पैर। तीसरा है कजरारे। काजल जैसे रंग वाले मतलब काले। काजल का रंग काला होता है, तो कजरारे, कजरारे का अर्थ है काजल जैसे रंग वाले। काजल जैसे रंग वाले। या फिर आप काले भी लिख सकते हैं। काले बादल में काले। और संध्या, संध्या हमारा चौथा शब्द है, ये आपको पता ही होगा। शाम को संध्या कहा जाता है। संध्या का अर्थ है शाम। तो बच्चों ये शब्दार्थ तो बहुत ही सरल है, इसे आप लिख करके याद करेंगे। मैं फिर से इसको एक बार दोहरा देता हूँ। हाँ, तो पांव पसारे का अर्थ होता है पैर फैलाए। कविता के अनुसार भी मैं अर्थ बता देता हूँ आपको ताकि समझने में आसान रहे। कविता में बादलों के बारे में, कजरारे काले बादलों के बारे में बताया गया है कि वे वर्षा ऋतु में पूरे आसमान पे छा जाते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने पैर पसार दिए हों, पैर फैला दिए हों, पांव फैला दिए हों। दूसरा शब्द है पग। पग का अर्थ है पैर। पग का अर्थ होता है पैर। कजरारे काजल जैसे रंग वाले। आपको पता है काजल का रंग क्या होता है? काला होता है। तो कजरारे का अर्थ है काले। और यहाँ पे पाठ से कजरारे बादल का अर्थ है काले बादल। वर्षा ऋतु में जो आसमान काले बादलों से ढक जाता है उसके लिए कजरारे का शब्द किया गया। आप काले भी लिख सकते हैं। चौथा शब्द है हमारा संध्या। इसका अर्थ है शाम। कविता में बताया गया है कि संध्या, शाम के समय धूप थक जाती है। दिन भर उसने पूरब से लेकर पश्चिम तक का अपना सफ़र किया हुआ है, इस कारण से वो जरा थक जाती है, उसकी आंखें अलसा जाती हैं और संध्या होने पे भी सो जाती है, मतलब धूप चली जाती है। संध्या होने पे धूप चली जाती है। तो ये हमें याद रखना था। आज हम इसके मौखिक प्रश्न करेंगे बच्चों, और सीधा चलते हैं अपने मौखिक प्रश्न पे। आपको पता ही है हम मौखिक प्रश्नों को मौखिक रूप से ही करते हैं, उसको लिखित रूप से नहीं किया जाता है। और परीक्षा में लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं। परीक्षा में किस तरह से आता है? लघु प्रश्नों के रूप में। और आपको एक वाक्य में ही आपको इसका उत्तर देना होता है। लघु प्रश्न में ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, मौखिक प्रश्न है, तो इसको लिख लेते हैं। मौखिक है, मौखिक का पहला है निम्नलिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमें इनको चर्चा करके हल करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। और हमारा पहला प्रश्न रहेगा कब। तो पहले इसको प्रश्न को समझ लेते हैं। कवि
ने धूप की तुलना, कवि ने धूप की तुलना कवि ने धूप की तुलना किससे की है? किससे की है? और क्यों? हाँ, तो बच्चों इसके अंदर हम जो कवि हैं रमेश मिलन जी, कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है। और जब कवि अपनी कविता लिखता है तो उसमें खासकर हमारी इस कविता में उसने सोनपरी से धूप की तुलना की। सोनपरी क्या है बच्चों? कहते हैं कि जो परियां होती हैं वह मनुष्यों की भलाई के लिए धरती पर उतरती हैं और वे भलाई करने के बाद वापस अपने परी लोक में चली जाती हैं। और कवि ने भी यही सोच के कहा है कि जैसे सुबह होते ही जो धूप है वो मनुष्यों की और सभी प्राणियों की, उसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं, फूल हैं, कलियां हैं, गांव हैं, खलिहान हैं, खेत में जो खड़ी फसल है, यहाँ तक कि जो ताल तलैया के बारे में बताया गया, सबके भले के लिए, सबको रोशनी देने के लिए, सबको हम कहेंगे सर्दियों की अगर धूप की बात करें तो सबको राहत देने के लिए वे सोनपरी की तरह, सुनहरे रंग वाली एक परी है, उसकी तरह ये धरती पर आती है, लोगों की मदद करती है और फिर चली जाती है। तो इसीलिए कवि ने धूप की तुलना सोनपरी से की है। क्यों? इसमें दो प्रश्न हैं। ये तो हम जान गए, कवि ने धूप की तुलना सोनपरी से की है और क्यों की है। तो आपको मैंने बता दिया कारण भी, क्योंकि परियां जो होती हैं वह सबके मदद के लिए आती हैं, वो परोपकारी होती हैं। कहा जाता है, ये तो मान्यता है कि जब भी परियां आती हैं वो सभी प्राणियों की रक्षा के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको सुख देने के लिए ही आती हैं और अपना काम करके वे वापस अपने परी लोक चली जाती हैं। तो ये था, हम कहेंगे ये परी का काम था। तो इसमें दो भाग हैं, याद रखिएगा। कवि ने धूप की तुलना किससे की है? तो सोनपरी से की है। एक भाग तो हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि सोनपरी भी सभी प्राणियों की मदद करती है। ये दो है, दो भाग हमें इसमें लिखने हैं और हम इसे छोटा ही रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं। जब हम लघु प्रश्न की बात कर रहे हैं तो लघु प्रश्न मतलब छोटे ही रूप में लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। और जितना पूछा जाता है हमें उतना ही उत्तर देना चाहिए। ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। जिसमें पूछा है किससे की है तो उसका नाम, और दूसरा है क्यों की है। इसमें दो प्रश्न हैं एक तरह से। किससे की है? सोनपरी से की है, ये हमें पता है। क्यों की है? क्योंकि सोनपरी सभी प्राणियों की मदद करती है, ये है कारण। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया है। अब लिखने की बारी है कि अब इसे कैसे अपने शब्दों में लिखा जाए, वो ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। हम कहेंगे कि कवि ने धूप की तुलना किससे की है और क्यों की है। तो इसको कैसे लिखना है, जरा ध्यान से सुनिए। कवि ने धूप की तुलना सोनपरी से की है क्योंकि वह सभी प्राणियों की मदद करती है। तो ऐसे होना चाहिए। सटीक उत्तर इसे कहा जाता है। जितना पूछा गया उतना हमने लिखा, बताया। फिर से देखिए, कवि ने धूप की तुलना किससे की है और क्यों, कारण हमें बताना है। तो लिखेंगे, कवि ने धूप की तुलना सोनपरी से की है क्योंकि सोनपरी भी सभी प्राणियों की मदद करती है। तो ये रहा हमारा मौखिक प्रश्न बच्चों। इसे लिखा नहीं जाता है और लेकिन याद रखा जाता है। इसीलिए हम चर्चा के द्वारा कर रहे हैं कि सब बच्चों को ये समझ आ जाए और वे उसे समझ के कर सकें।
क्योंकि परीक्षा में ये लघु प्रश्नों के रूप में आता है और आपको अपने वाक्य में लिखना आना चाहिए। लिखते समय सरल शब्दों का चयन करना है, वाक्य बहुत बड़ा नहीं लिखना है और जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना चाहिए। जैसे कि आप ईवीएस में लिखते हैं टू दी पॉइंट, जितना पूछा उतना ही उत्तर देना है, उससे अधिक देने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हर क्वेश्चन का हमें पता होना चाहिए कि जैसे इसने पूछा है कवि ने धूप की तुलना किससे की है, तो हमें किस से की है, सोनपरी से की है। क्यों की है, हमने कारण बताया, क्योंकि सोनपरी भी सभी की मदद करती है, क्योंकि सोनपरी भी सबकी मदद करती है। तो ये हमें पता है। तो ये हो गया हमारा पहला क प्रश्न। इसमें च तक प्रश्न है, एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। लिखना तो अपने ही शब्दों में होगा। कवि ने धूप की तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर है कवि ने धूप की तुलना सोनपरी से की है, क्योंकि सोनपरी सभी मनुष्यों की मदद करती है। अब हम अपने ख प्रश्न पे चलते हैं। ख प्रश्न भी बहुत आसान है। हमारा ख है, धूप कहाँ कहाँ जाती है। अब वो सारे स्थान आपको पता है, धूप निकलने के बाद लगभग हर जगह जाती है। हमें लिखना है इसके बारे में। ख प्रश्न है, धूप कहाँ कहाँ जाती है। कहाँ कहाँ, दो बार कहाँ लिखना है, मतलब कि हमें हर जगह बताना है जो कविता में बताया गया है कि धूप कहाँ जाती है। तो कहाँ कहाँ जाती है, एक जगह नहीं जाती है। कहाँ कहाँ से ही पता चल जाता है कि धूप केवल एक जगह नहीं जाती है, अनेक जगह जाती है। तो ये रहा हमारा प्रश्न, धूप कहाँ कहाँ जाती है। तो हमने कविता तो पढ़ रखी है और कविता के अनुसार धूप हर गांव, हर गली, हर बाग बगीचे, फूल कली का मतलब है बाग बगीचे, ये जरा समझ लीजिए। हर फूल पे जाती है, हर कली पे जाती है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बाग बगीचे। क्योंकि कवि अपनी भाषा में तो बताता है फूल और कली पे, तो फूल कली कहाँ पे होती है, बाग बगीचे में होती है। और हर जगह जंगल, झाड़ी झुरमुट का अर्थ होता है वन में, जंगल में। झाड़ी झुरमुट का क्या अर्थ होता है, जंगल में। और फसल में, खड़ी फसल मतलब खेतों में। खड़ी फसल कहाँ लगी रहती है, खेतों में। खलिहान वह स्थान होता है जहाँ फसल को काट करके रखा जाता है। खलिहान में ही फसलों से दाना निकाला जाता है, आपको पता होगा। तो बाग बगीचे, ताल तलैया क्या बोलते हैं, जो छोटे तालाब होते हैं उन्हें ताल तलैया कहा जाता है। जो बहुत बड़ा होता है उसे झील कहा जाता है। तो ताल तलैया छोटे तालाबों को कहा जाता है। और कहाँ कहाँ जाती है हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले कि धूप हर जगह, गांव में जाती है, गलियों में जाती है, बाग बगीचे में जाती है, और खेत में जाती है, जंगल में जाती है, और तालाबों पे भी जाती है। तो सारे जगहों को हम लोग लिख देते हैं। और हमने एक चीज़ छोड़ दिया कि वह छत पर भी जाती है। तो जो जो चीज़ हमें कविता में लिख रखा है हम सबको लिख सकते हैं, और इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। आप घर छत दोनों लिख सकते हो। हम ये भी लिख सकते हैं कि धूप हमारे घरों पे, छतों पे, बाग बगीचे में, खेतों में, खलिहानों में, ताल तलैया में, हर जगह जाती है। तो इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप वे सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करें जो हमारी कविता में दी हैं, जो कवि रमेश मिलन जी ने जो जो चीज़ कविता में लिखी है
उनको हम लिखेंगे। तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, प्रश्न है धूप कहाँ कहाँ जाती है। हम लिखेंगे धूप हमारे घर पर, छतों पर, गांव गली में, बाग बगीचे में, नदी पे, खलिहान पे, खेतों में और ताल तलैया में जाती है। तो इसमें एक दो चीज़ कम भी ज़्यादा होगा तो कोई गलत नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे और इसको अल्प विराम से अलग करते जाएंगे। जैसे धूप घरों में अल्प विराम, छतों पर अल्प विराम, बाग बगीचों में अल्प विराम, खेतों में अल्प विराम, खलिहानों में अल्प विराम, नदी और तालाबों में जाती है। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो ये था हमारा कौन सा प्रश्न था बच्चों? ये हमारा ख प्रश्न था। अब हम ग पे चलते हैं। धूप किसके साथ कौन सा खेल खेलती है? ये बहुत ही आसान है। ये पहले हम लोग प्रश्न लिखते हैं, धूप किसके साथ और कौन सा खेल खेलती है। इसमें दो चीज बताना है। ये हमारा ग प्रश्न है। धूप किसके साथ और कौन सा खेल खेलती है? किसके साथ कौन सा खेल खेलती है? तो इसमें दो चीज फिर पूछा गया है। जब भी हम प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों, उसके अंदर उसका क्या पूछा गया उस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है धूप किसके साथ और कौन सा खेल खेलती है। किसके साथ खेल खेलती है और खेल का नाम बताना है। तो यहाँ दो चीजें हमें बतानी है, धूप किसके साथ खेलती है और कौन सा खेल खेलती है। इसमें दो चीज हो गए। तो हम जानते ही हैं जब वर्षा ऋतु होती है तो जो धूप होती है बादलों से आसमान ढक जाता है। तो यह वही आंगन होता है जहाँ हम कहेंगे दोनों चीज रहते हैं एक साथ, बादल भी रहते हैं, आसमान में बादल भी रहते हैं और धूप भी रहते हैं। और खासकर वर्षा ऋतु में जब काले बादलों से आसमान ढक जाता है, घिर जाता है, तो लुका छिपी का खेल खेला जाता है। किन किन के बीच में आपको पता है? धूप और कचरारे बादलों के बीच में। हम कहेंगे बादलों के बीच में, अगर कचरारे नहीं भी बोलना चाहते हैं तो बादल ही बोल सकते हैं। तो ये खेल होता है लुका छिपी का। लुका छिपी का खेल क्या होता है बच्चों? जिसमें कि आपने भी खेला होगा बचपन में और अभी भी खेलते होंगे। इसमें छुप जाते हैं, एक बच्चा छुप जाता है, दूसरा बच्चा उसको ढूंढता है और छुपा वाला जो बच्चा होता है बीच बीच में देखने की कोशिश करता है कि उसको ढूंढने वाला कहाँ तक पहुँचा। अगर उसके पास आने लगता है तो फिर से छुप जाता है और ये खेल बड़ा मज़ेदार होता है। हाँ, तो आगे चलते हैं। धूप किसके साथ कौन सा खेल खेलती? तो हम कहेंगे धूप बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती। बहुत ही सरल है और एक वाक्य में लिखना है, धूप बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, धूप बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। तो बादलों का भी लिखा जा सकता है। तो एक खेल है लुका छिपी का। खेलने वाला कौन है? धूप और बादल। सही कहा, धूप और बादल खेलने वाले हैं। खेल का नाम है लुका छिपी। तो फिर से इसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ मिटाने से पहले। धूप किसके साथ कौन सा खेल खेलती है? उत्तर होगा धूप बादलों के साथ
लुका छिपी का खेल खेलती है। तो बच्चों, ये हमारा मौखिक प्रश्न है। शेष मौखिक प्रश्नों को हम कल करेंगे। तो आपका गृह कार्य नोट कर लीजिए। आपको पूरी कविता लिख करके याद करनी है और पाठ से संबंधित एक चित्र बनाना है और रंग करना है और शब्दार्थों को भी लिखना है। तो 3 काम हो गए। ये आपने लिखने का काम तो कर लिया होगा। आज चित्र बनाना है। पाठ से जो कविता से संबंधित एक चित्र बनेगा और शब्दार्थ को लिख करके आप याद करें। तो आज के लिए बस इतना ही।